नमस्ते। प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। यह हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम है और पिछले हफ्ते कर्नाटक के चुनावी नतीजे आ गए। उसके बाद कर्नाटक में नई सरकार बनने के लिए कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसकी खींचतान थी और आज शाम को उसका शपथ भी हो गई। आज आफ्टरनून उसकी शपथ भी हो गई। लेकिन शुरुआत हम एक और ऐसे विषय से कर रहे हैं जो थोड़ा मुश्किल विषय है लोकतंत्र के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देता है कि भाई चुनी हुई, और वो दिल्ली सरकार के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूं, कि चुनी हुई सरकार एलजी के ऊपर मानी जाएगी। किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो नियुक्ति पे आता है, जो अपॉइंटेड आदमी है, उसके ऊपर चुनी हुई सरकार रहेगी और चुनी हुई सरकार के निर्णय ही सर्वोपरि रहेंगे। और ये रेफरेंस ये पॉइंट होता है कि जिस तरह से दिल्ली केंद्र सरकार एक लेफ्टिनेंट गवर्नर को बिठा के दिल्ली सरकार के सारे निर्णय को रिविजिट करने की या रिव्यू करने की कोशिश करती थी। हद ये हो गई है कि अब कल केंद्र सरकार एक अध्यादेश लाके उस सुप्रीम कोर्ट के उस सारे फैसले को नल एंड वॉइड ही एक तरह से कर दिया है, क्योंकि उसने फिर एक बॉडी बना दी है जो इस सरकार के फैसले को फिर जाना होगा उस कुछ अधिकारियों के पास और एलजी के थ्रू। मैं इस पे जरा प्रोफेसर दुबे आपसे समझना चाहता हूं कि अल्टीमेटली तो ये मतलब देश के लोकतंत्र के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये क्या, कितनी वाजिब है ये बात? देखिए, पहली बात तो ये समझने की है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश किस तरीके से आया। वो एक तरह का देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के कोई साधारण ऑर्डर नहीं है। 5 जजों की संविधान पीठ थी। उस संविधान पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के ही अपने फैसलों की समीक्षा की और लंबे अरसे तक गंभीरता पूर्वक इस मसले के ऊपर विचार किया। और इस विचार करके उन्होंने दरअसल जो फैसला दिया वो भारत के संघवाद के लिए नजीर बन जाना चाहिए फैसला। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मसला जाएगा तो वो राज्यपालों की और उपराज्यपालों की भूमिका क्या हो, राज्य सरकारों से, चुनी हुई राज्य सरकारों से उनका सुलूक कैसा हो, उन्हें राजनीति में किस हद तक हस्तक्षेप और प्रशासन में किस हद तक हस्तक्षेप की इजाजत मिलनी चाहिए, इस प्रकार की बहुत सी बातें, बहुत सी संहिताएं उस फैसले से निकलती हैं। फैसले का संदर्भ महाराष्ट्र और दिल्ली था, लेकिन पूरे देश पे वो चीज लागू होती है। और देखिए, आपने आर जगन्नाथन का नाम सुना होगा, वो अखबारों में बहुत अच्छे लेख लिखते हैं। मैं उन्हें एक टिपिकल राइटिस्ट इंटेलेक्चुअल मानता हूं। वो एक दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के भोंपू नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति के प्रति उनके विचारों में हमदर्दी होती है, लेकिन वो इनके भोंपू नहीं है। वो आलोचनात्मक बात भी कह सकते हैं। और ऐसे दक्षिणपंथी बुद्धिजीवियों की बहुत कमी है, और ऐसे बुद्धिजीवियों से ही दक्षिणपंथ का असल में बौद्धिक संसार बनता है, जो कि भारत में दरअसल ठीक से बना नहीं है। वामपंथियों का ज्यादा है, दक्षिणपंथियों का तकरीबन है नहीं। तो जगन्नाथन साहब उसमें से एक। तो उन्होंने इस विषय पे जो लेख लिखा था, उस लेख में उन्होंने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो भाजपा सरकार के लिए एक सबक है। और भाजपा सरकार को ये समझना चाहिए कि वो राज्यपालों को, उपराज्यपालों का इस्तेमाल करके अपने संकीर्ण राजनीतिक उद्देश्यों का बहुत दिनों तक एक सीमा से ज्यादा हल नहीं कर सकती। ये किसी वामपंथी की आलोचना नहीं है, किसी सेकुलरवादी की आलोचना नहीं है। ये उसकी आलोचना है जो इस पूरे हिंदुत्ववादी प्रोजेक्ट को मानता है कि ये ठीक प्रोजेक्ट है। और साथ में उसी लेख में जगन्नाथन साहब ने ये कहा था कि अगर अब मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों के फलितार्थों से बचना है तो उसे संसद में कानून बनाना चाहिए या अध्यादेश निकालना चाहिए। तो उसी को पढ़ के ये माथा ठनका था कि ऐसा हो सकता है, और दरअसल ऐसा ही हुआ। एक अध्यादेश निकाला है केंद्र सरकार ने, जिसमें उसने एक उच्च अधिकार संपन्न कमेटी बना दी है, जिसके अंदर 2 केंद्रीय अफसर रहेंगे, और उसको कहने के लिए कमेटी की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन उन 2 अफसरों को मुख्यमंत्री के ऊपर वीटो राइट दे दिया गया है। तो आप सोचिए कि जो अफसर है वो चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर निषेधाधिकार से लैस होगा, और जितना उसके मन में आएगा उतना वो मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मानेगा, जितना मन में नहीं आएगा उसको वीटो कर देगा। हो सकता है कि वो लोग मुख्यमंत्री के कई प्रस्ताव मान लें, और हो सकता है कि मुख्यमंत्री के कई ऐसे प्रस्ताव जो मुख्यमंत्री को
मुख्यमंत्री अपने लिए जरूरी समझते हो उसको वीटो कर दें। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इससे दरअसल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो अधिकार है कि वो संविधान से संबंधित और भारत के लोकतंत्र के ढांचे से संबंधित जो स्थितियां हैं, जो नए नए विकास हैं, नई घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उनकी वो समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा को जितना आदर और सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संसद या कार्यपालिका इस तरीके से पलटने लगी, तब फिर उस सुप्रीम कोर्ट की उस भूमिका का जो माना जाता है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं, उस भूमिका का मतलब क्या रह जाएगा। तो कुल मिलाकर ये सुप्रीम कोर्ट के विशेषाधिकार और उसकी भूमिका का जो महत्व है, उस महत्व का हनन है ये अध्यादेश निकालना। जी जी, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि दिल्ली की सरकार, जिसको 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने ही अधिकार से वंचित कर दिया है, पहले से अधिकार से वंचित है, कानून व्यवस्था उसके पास नहीं है, लैंड उसके पास नहीं है, और तीन ऐसे दायरे हैं जिसमें चुनी हुई सरकार को कोई अधिकार नहीं है हस्तक्षेप करने का, लेकिन बाकी सभी मामलों में उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार है और सभी मामलों में उसे अफसरों की नियुक्ति और बहाली का अधिकार है। अब आप देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, वैसे ही दिल्ली के जो एलजी महोदय हैं वो अपने घर में बंद हो गए थे। पहले वो अति सक्रिय थे, फिर उन्होंने बीच में एकदम सक्रियता बंद कर दी। ये इस बात का प्रमाण है कि इतना अति सक्रिय उपराज्यपाल और इतना अति सक्रिय राज्यपाल दूसरे राज्यों में देखे जाते हैं, उनकी जरूरत क्या है। तो ये मुझे लगता है कि ये हमारे लोकतंत्र के लिए और जो अधिकारों का संतुलन है लोकतंत्र में, 3 हिस्सों में जो बटा हुआ है अधिकारों का संतुलन, उसके लिए बहुत नुकसानदेह किस्म का कदम है केंद्र सरकार का। और हो सकता है कि इस कदम को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिले, लेकिन उसमें फिर समय लगेगा। भाई सुप्रीम कोर्ट आनन फानन में इस तरह के मसलों पर तो कुछ कर नहीं सकता, तो उसके ऊपर फिर चुनौती, अध्यादेशों को भी सुप्रीम कोर्ट उनकी समीक्षा भी कर सकता है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। मुझे तो लगता है कि इस पूरी तरीके से केंद्र सरकार का दावा यह है कि सब कुछ हमारे हाथ में रहना चाहिए, हम किसी भी चीज के ऊपर से अपनी जकड़ ढीली नहीं करेंगे। तो संघवाद का पूरी तरीके से देखा जाए तो सरकारीकरण कर दिया गया है। ये सहकारी संघवाद नहीं है, बल्कि सरकारी संघवाद। प्रोफेसर, इसी से रिलेटेड एक चीज हो रही है, जब कोर्ट की बात कर रहे हैं, एक चीज और, एक फैसला या एक ऐसा डिसीजन जो चर्चा हो रही है उसकी, किरण रिजिजू साहब को एकदम से उनसे लॉ मंत्रालय ले लिया गया और उनको एक अर्थ साइंस देके मेघवाल साहब को लॉ मंत्रालय दिया गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चर्चा ये हो रही है कि जिस दिन कर्नाटक के चुनाव की गिनती हो रही थी, उसी दिन सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में प्रधानमंत्री जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये लोग एक पेज पे रहते हैं, ये लोग उस व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और अधीर रंजन चौधरी अपना कोई डिसेंट नोट लगाते हैं। डीजी कर्नाटक को इसमें इस नियुक्ति पे लाया जाता है, जिनके लिए कई जगह ये था कि भाई डीके शिव कुमार या कांग्रेस रिजीम आएगी तो उनको दिक्कत होगी। ऐसा कहा गया कि किरण रिजिजू साहब को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो बहुत ही बड़बोले हो गए थे और उन्होंने कुछ जुडिशरी से कन्फ्रंट ही नहीं कर रहे थे, भाषा में भी वो उनके संयम नहीं था, वो एंटी नेशनल और क्या क्या जजों को बोल रहे थे। लेकिन उसके बाद के कुछ चीजों को लोग कह रहे हैं कि ये गिव एंड टेक है। सीबीआई डायरेक्टर उन्होंने एक लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो सेबी को 2 महीने के अंदर देना था अडानी जी की रिपोर्ट, अब उसको 4 महीने का एक्सटेंशन और मिल गया है, उसको इससे रिलेट कर रहे हैं। कल अजय कुमार मिश्रा टेनी, जो एक 23 साल से जिनका केस चल रहा था, पिछले 5 साल से जो जजमेंट रिजर्व था, वो कल जजमेंट आ गया, वो बरी हो गए। मतलब तो ये चीजें किरण रिजिजू का एकदम से हटाना, आपको क्या लग रहा है, क्यों हुआ है ये? देखिए, पत्रकारों के बीच में जो चर्चा चल रही है और भाजपा के अंदरूनी हलकों से जो सुगबुगाहट आ रही है, उससे तो ये लगता है कि किरण रिजिजू को एक तरह से प्रोत्साहित किया गया था कि वो इस तरह की बातें करें। वो कॉलेजियम के सवाल पर और दूसरे सवालों पर रिटायर्ड जजों के खिलाफ बोलें या किसी के खिलाफ बोलें और नगर पालिका और न्यायपालिका को लगातार दबाव में रखें।
ये ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कर रहे थे। उनमें किसी भी मंत्री में इतना साहस नहीं हो सकता है कि इस तरह के बयान जो है वो अपनी मर्जी से दे। अब हुआ ये कि जब उन्होंने ये तमाम वक्तव्य दिए, उन्होंने अवकाश प्राप्त जजों को राष्ट्र विरोधी गिरोह के रूप में परिभाषित किया और इस प्रकार की जो उन्होंने बातें की, सरकार को अंदाजा नहीं था कि इस तरह की बातों की क्या प्रतिक्रिया होगी। फिर उनकी बातों की प्रतिक्रियाएं होने लगी और उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका नोटिस लिया गया और उससे जो फीडबैक आया, उस फीडबैक को मोदी जी को लगा कि ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होगा, और खासतौर से तब जबकि हम नए लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मोदी जी आमतौर पर उन लोगों में से नहीं है जो बार बार अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन करें। जी। वो पूरे 5 साल में 1 या 2 बार ही मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हैं और वो 1-2 व्यक्तियों को इधर उधर करने के लिए कोई फेरबदल नहीं करते। जब वो फेरबदल करते हैं तो होलसेल में करते हैं फेरबदल, और वो अपने जो अक्षम मंत्री होते हैं उनकी भी डायरी बनाते रहते हैं कि ये बहुत अक्षम है, बेकार है, इसको हटा देना है। लेकिन वो जब फेरबदल का समय होता है तभी उसको ड्रॉप किया जाता है, बीच में नहीं किया जाता है। किरण रिजिजू का मंत्रालय जिस तरह बीच में बदला गया, उससे लगता है कि मोदी जी को बहुत ही इसमें संगीन फीडबैक मिला कि भाई इससे तो बहुत ही नुकसान हो रहा है। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वगैरह सबने कहा होगा मोदी जी से कि ये आप जो करवा रहे हैं इससे मत करवाइए, इसको बंद कीजिए करना। तो ये सब करने के बाद ये निर्णय लिया गया और मेघवाल जी को बनाया गया है लॉ मिनिस्टर। दूसरे, देखिए, जब रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री थे तो बात समझ में आती थी, ठीक है, उन्हें बाद में हटाया गया और किन कारणों से हटाया गया उसके बारे में बहुत सारे कयास हैं, लेकिन बात समझ में आती थी कि भाई वो वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के और उन्हें कानून वगैरह की बड़ी अच्छी जानकारी है और है भी, तो वो कानून मंत्रालय के लिए बिल्कुल फिट लगते थे। अब किरण रिजिजू को किस योग्यता के आधार पर कानून मंत्रालय दिया गया था, ये मानना मेरे लिए, ये समझना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। जी। अब मेघवाल साहब को क्यों, किस योग्यता के आधार पर दिया गया है? उनको कैबिनेट रैंक भी नहीं दिया गया, उनको राज्य मंत्री ही रखा गया और वो तो रिटायर्ड अफसर हैं, तो किस आधार पर उनको दिया गया है ये समझिए, बहुत मुश्किल में समझ में आती है बात। कानून मंत्रालय एक खास तरह का मंत्रालय है, उसका नेतृत्व करने के लिए खास तरह की योग्यताएं होनी चाहिए। जी। मैं साहब एक और चीज कह दूं, मेघवाल साहब को अब वो ज्यादा पॉपुलर एज एक्स सिविल सर्वेंट नहीं है। वो भाभी जी पापड़ नाम का एक ब्रांड का वो पापड़ उन्होंने वो किया था और फिर उसको बेचने लगे थे कि भाभी जी भाभी जी ब्रांड का पापड़ खाने से कोरोना नहीं आएगा। ये उन्होंने काफी प्रसारित किया इसकी मार्केटिंग की, तो अब ज्यादा वो इसके लिए लोग उनको ज्यादा जानते हैं। मैं एक चीज और आपसे ऐड कर दूं, एक तो किरण रिजिजू साहब एक ऐसी स्टेट से आते हैं जो करीब 0, वहां FIR भी नहीं होती है। अरुणाचल में अभी गया था, वहां नॉर्मली वहां क्राइम है ही नहीं, जैसे हम लोग यूपी बिहार में किसी भी मतलब, लेकिन वो ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां एक्सपोज ही नहीं है इस तरह के क्राइम से। खैर, एक और विषय था साहब जिसको जो मुझे लगा कि आम जनमानस में था, और ये खास करके जो कंट्रोल्ड मीडिया है और जो बीजेपी है वो बहुत परेशान थी। एक बात और कह दूं आनंद जी, बीच में एक बात कह दूं, आप मोदी मंत्रिमंडल में जो सदस्य हैं, आप पिछले 8-9 साल से, अब तो 9 साल बहुत लंबा समय होता है, आप विभिन्न सदस्यों का पैटर्न की शिनाख्त कर सकते हैं कि कौन किस तरीके से आचरण करता है। बहुत लोग लंबे अरसे से मंत्री बने हुए हैं, उनके भले मंत्रिमंडल बदल गए हों, मंत्रालय बदल गए हों, लेकिन वो मंत्री तो हैं ही वो। तो आप देखिए कि उसमें 3-4 मंत्री हैं जो वाचाल हैं, जो बहुत बोलते हैं। किरण रिजिजू उनमें से एक थे और वो दरअसल उनकी वाचालता सरकार की वाचालता की नुमाइंदगी करती है, वरना किसकी मजाल है कि वो अपनी मर्जी से कोई ऐसा वक्तव्य दे दे। जी नहीं, और ये लोग एक तरह से प्रमोट किए गए थे। ये सब स्टेट मिनिस्टर थे पहले, फिर इनको कैबिनेट किया गया, और इसी में अनुराग ठाकुर जी स्टेट मिनिस्टर थे, इस वाचालता के क्वालिफिकेशन से प्रमोट किया गया। इस तरह से उदाहरण है जो जिनको प्रमोट किया गया। मैं बात ये कह रहा था कि कर्नाटक के इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने 2-4 दिन लिए अपने चीफ मिनिस्टर को फाइनल करने में, और उस समय बहुत बेचैनी थी बीजेपी में, नहीं कर पा रहे हैं इत्यादि इत्यादि।
जो मेरी जो समझ है और मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार डीके शिव कुमार के ऊपर ये लगाया गया कि भाई वो बहुत हार्ड बार्गेनिंग कर रहे थे। मेरे हिसाब से हार्ड बार्गेनिंग नहीं कर रहे थे। वो जो शुरू में चल रहा था कि 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम, वो दूसरे डिप्टी सीएम को चाह रहे थे, कोई डिप्टी सीएम नहीं, 1 सीएम 1 डिप्टी सीएम। और आज पेपर में आ भी गया कि 10 मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर साहब के होंगे, 10 चीफ मिनिस्टर इन ये तय करेंगे और 10 मिनिस्टर केंद्र के, मतलब जो भी पार्टी है वो तय करेंगे। तो मुझे लगता है ये ठीक ही है। लेकिन आज जो शपथ ग्रहण है उसमें जो सबसे एक कुछ लोगों को कष्ट हो रहा है कि उसमें 2 लोगों को नहीं बुलाया गया है, केसीआर साहब को और अरविंद केजरीवाल और मायावती जी को, माफ कीजिएगा, 3 लोगों को नहीं बुलाया गया है। ममता बनर्जी जी और अखिलेश यादव को बुलाया गया है, लेकिन ये लोग अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं, खुद नहीं जा रहे हैं। तो इससे क्या विपक्षी एकता पे कमजोरी हो रही है या क्या? इसको आप कैसे देख रहे हैं, इस वाली दोनों चीजों? विपक्षी एकता पर चर्चा करने से पहले हम लोगों को कर्नाटक की सरकार का जो ढांचा सामने आया है उसकी ऊपर चर्चा करनी चाहिए। जो बात अघोषित है, जिसको कांग्रेस आला कमान ने मंच से नहीं कहा है, उनके प्रवक्ता ने नहीं कहा है, वो बात यह है कि ये जो बंदोबस्त हुआ है सिद्धरमैया और शिव कुमार के बीच में, ये रोटेशनल है। जी, पहला 2.5 साल मिला है सिद्धरमैया को, इसको घोषित नहीं किया गया है। पहला 2.5 साल सिद्धरमैया को मिला है, दूसरा 2.5 साल मिलेगा शिव कुमार को। इस शर्त पे शिव कुमार ने जो सौदेबाजी की थी और जो अड़े थे वो अंगद के पांव की तरह उन्होंने अपना पैर अड़ा दिया था, उसका उन्हें ये लाभ हुआ है। आला कमान नहीं चाहता था कि रोटेशनल हो मुख्यमंत्री पद, 2.5 साल का हो, लेकिन वो हो गया है, बस इसकी घोषणा नहीं हुई है। ये एक तरह की अंदर छिपी हुई टैसिट अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, वो है ठीक बात। और इसको केवल एक अखबार ने इसकी पोल खोली है, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अगर आप एडिटोरियल पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा गया, जब मैंने उस एडिटोरियल को पढ़ा, संपादकीय को पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है। फिर मैंने अपने वरिष्ठ पत्रकारों से जो कांग्रेस के भीतर तक की खबर रखते हैं उनसे मैंने पूछा, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये जो मुख्यमंत्री पर सत्ता का जो बंटवारा हुआ है ये रोटेशनल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जी, क्योंकि इसमें सिद्धरमैया का कार्यकाल 2.5 साल ही रहेगा। अब इसमें खास बात क्या पैदा होगी? खास बात ये पैदा होगी कि बीच में होगा लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव में किसका प्रदर्शन कैसा रहता है, पूरी कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग चलेगी या कोलैप्स कर जाएगी, ये ढह जाएगी। जी 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 जी। तो हम लोगों को निगाह इसके ऊपर रखनी होगी जी। कि जो कांग्रेस को सारे वोट मिले हैं, लगभग पूरे कर्नाटक के वोट मिले हैं, देखिए जो अहिंदा रणनीति है, वो रणनीति इसलिए बनाई गई थी कि किस तरीके से लिंगायतों और वोकलिगाओं के कब्जे से निकाला जाए चुनाव को। कामयाब भी रही, कुछ वोकलिगा वोट भी कांग्रेस उसमें जोड़ लेती थी और अपना वो उसका दबदबा रहता था। चुनाव में अहिंदा लिंगा वोका, अहिंदा धन लिंगा धन वोका हो गया है। यानी कर्नाटक का ऐसा कोई समुदाय नहीं है जिसने कांग्रेस को जम के वोट न दिया हो। अगर कांग्रेस 8-10 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अगर इसका 70-80% समर्थन अपने पास नहीं रख सकती है तो फिर इस चुनावी जीत का भी कोई खास मतलब नहीं होता है जी जी। तो उस वक्त इन दोनों नेताओं की क्षमता का परीक्षण होगा और वो कर्नाटक में कौन नेता आगे रहेगा इसका भविष्य भी तय करेगा जी। अब हम लोग थोड़ा दूसरा जो विपक्षी वाली बात थी कि किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया, वो भी एक चर्चा है। वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि तेलंगाना में कांग्रेस को अभी चुनाव लड़ना है कुछ दिन बाद ही टीआरएस से, अब तो उनका नाम बीआरएस हो गया है। हाँ, तो बीआरएस से चुनाव लड़ना है तो वो उनको क्यों बुलाएंगे? वो अरविंद केजरीवाल को शुरू से वो कहते हैं कि ये विपक्षी एकता के अंग नहीं है। अरविंद केजरीवाल को कभी नहीं कहीं नहीं बुलाते, उन्होंने जम्मू में भी नहीं बुलाया था जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था, तब भी टीआरएस को नहीं बुलाया, तब भी चंद्रशेखर राव को नहीं बुलाया था जी, तो जी। ये और दूसरे जो ममता बनर्जी का रवैया है, ममता बनर्जी कांग्रेस से थोड़ी, ममता बनर्जी और अखिलेश दोनों कांग्रेस से हाथ भर की दूरी बना के चलना चाहते हैं जी। अभी फिलहाल जी जी। कर्नाटक के जीत के बाद जो ममता बनर्जी का बयान है ना, उस बयान ने क्या किया है कि विपक्षी एकता का एक मोड पे एक पैटर्न पेश कर दिया है, ऐसी होनी चाहिए विपक्षी एकता। यानी जिस पार्टी का जहां दबदबा है वहां दूसरी पार्टियां उसकी मदद करें,
उन्होंने कहा भाई ये कांग्रेस का दबदबा होगा, हम कांग्रेस की मदद करेंगे, जो हमारा दबदबा है वहां कांग्रेस हमारी मदद करे। तो इससे तो क्या होगा कि कांग्रेस की जो दावेदारी, कांग्रेस की सीटें जहां पे वो गंभीरता पूर्वक लड़ना चाहेगी, वो केवल उन इलाकों में सीमित रह जाएंगी, वो सीटें जहां पर कांग्रेस या तो सत्ता में है या सत्ता की प्रमुख दावेदार है। जी, जहां कांग्रेस को 30% या उससे ऊपर 35% से ऊपर वोट मिलते हैं। तो इस विपक्षी एकता के इस फार्मूले को देखा जाए जो ममता बनर्जी के वक्तव्य से निकलता है, और मुझे लगता है कि बहुत व्यवहारिक फार्मूला है। वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अखिलेश यादव जी एक तरफ उसी लाइन पे अखिलेश यादव जी का भी वक्तव्य आया है, और मोरलेस जो ममता बनर्जी जी ने बात कही, वो उन्होंने कहा भाई जहां उनकी ताकत हो वो लड़ें, जहां हमारी ताकत हो हमें सपोर्ट करें। लेकिन साथ में एक चीज मैं दर्शकों को भी बता दूं, अखिलेश यादव जी के 2 कैंडिडेट जाके कर्नाटक में चुनाव लड़े हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के, और वो क्यों लड़ा है मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि एक को मिले हैं 55 वोट, एक को मिले हैं 91। ये लोग मतलब सैकड़ों में भी नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी बातचीत है लोकसभा चुनावों के लिए है। जी देखिए, विपक्षी एकता कोई विधानसभा पंचायत से लेकर लोकसभा चुनावों के लिए नहीं होगी। विधानसभा चुनावों में लोग कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए आजाद रहेंगे जी, क्योंकि हर पार्टी को अधिकार है कि वो अपना विस्तार करे। हर पार्टी चाहती है कि उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, उसके अपने फायदे हैं। तो अगर मान लो थोड़े इन्होंने तो बहुत कम वोट मिले, मान ली इन्हें 20-20, 10-10, 15-15 हजार वोट मिल जाते कहीं, भले ही चुनाव हार जाते, तो इनके वोटों में वृद्धि होती है ना। उसमें वो चुनाव आयोग के सामने जो आंकड़ा पेश करना पड़ता है कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, उसकी जुगाड़ करने में सुविधा होती है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी समझे के चुनाव लड़ती है। जी जी, विधानसभा चुनाव में एकता नहीं होगी, लेकिन लोकसभा चुनावों में एकता का ये फार्मूला ममता बनर्जी की तरफ से निकल के आया है, और इस फार्मूले के इर्द गिर्द जितनी भी क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो जमा हो जाएंगी। मुझे लगता है वो सब यही कहेंगी कांग्रेस से कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। जी, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग एक मुझे पोस्टर मिला है जो बीजेपी के पेज से लिया है। उसमें उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए, मैं उसको दिखा दूंगा जरा, और मैं इसको लगा भी दूंगा अभी। जब ये उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव 2023 में हमारे मोदी जी और नड्डा जी धन्यवाद दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता का। मुझे देख के जरा अच्छा ये लगा कि नड्डा जी, वहां से मोदी जी गायब हो गए हैं कर्नाटक से, वहां पे केवल नड्डा जी की फोटो आ रही है जो हारने की है। यहां से जीतने के बाद, जहां पे जो शुरू में कहा जा रहा था केवल योगी आदित्यनाथ जी की ये जीत है, योगी जी को गायब कर दिया गया है, नड्डा जी को ले आया गया है। मैं थोड़ा एक संक्षिप्त टिप्पणी इसमें भी देखना चाहूंगा कि मतलब ये उत्तर प्रदेश के निकाय, कर्नाटक की जीत के बाद में पूरी बीजेपी के कैंप में काफी संगीन किस्म का सन्नाटा है। जो बातें भी कह रहे हैं वो थोड़ा हास्यास्पद किस्म की और खिसियानी किस्म की बातें हैं, लेकिन दबी जुबान में कही जा रही सारी बातें। उनकी समझ में आ गया है कि केवल मोदी जी के भाषणों से, अमित शाह के प्रबंधन से ये पार्टी नहीं जीत सकती हर बार। तो उन्हें कुछ ना कुछ तो दिखाने के लिए चाहिए, इसलिए उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनावों का सहारा लिया जा रहा है, और मोदी जी उसका श्रेय लेना चाहते हैं, और उस श्रेय को तभी ठीक से ले पाएंगे 100%, जब उसमें से योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा उस तस्वीर में। जी, वही हो रहा है। जी, ये देखिए, इस तरह के तमाम घटनाओं में एक अंदरूनी अंतर्विरोध की बुदबुदाहट और सुबुगाहट आप सुन सकते हैं। वो बहुत मुखर प्रखर नहीं है जी, बहुत मुखर नहीं है वो, लेकिन है वो। जी, मैं एक छोटा वो इंसिडेंट, इसलिए है बहुत छोटा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें बीजेपी के अंदरूनी है वो दिखाता है। समीर वानखेड़े, जिन्होंने पूरी तरह से शाहरुख खान के लड़के को पकड़ा, 22-24 दिन वो जेल में रहा, फिर उसको कोर्ट के आदेश से छूटा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, वो एकदम से सीबीआई ने उनके ऊपर चार्जशीट लगा के और फिर उनको एक तरह से दोषी बनाया है, और उनके ऊपर केस चल रहा है। वो हाईकोर्ट में कल गए जी, जांच काफी अरसे से चल रही थी, और उस वक्त जब ये घटनाक्रम चल रहा था, उस वक्त ही एक तरह का अंदाजा हम लोगों को था कि इसमें एक्सटॉर्शन का पहलू, उगाही का पहलू जो है वो मौजूद है इसके अंदर, और तो वो यही उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया है।
कि उन्होंने शाहरुख खान से बड़ी रिश्वत की मांग की, और समीर वानखेड़े को यही साबित करना है कि उन्होंने रिश्वत की मांग नहीं की। तो उन्होंने शाहरुख खान से अपनी जो चैट थी, उस चैट को उन्होंने उजागर किया है, पेश किया है उस चैट को, देखिए इसमें कहीं मैंने रिश्वत की मांग नहीं की है। तो रिश्वत की मांग कोई क्या व्हाट्सएप पे की जाती है? तो जाहिर है कि उनकी ये बात इस तरह से नहीं चलेगी। व्हाट्सएप पे फोन पे 25 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, तो 25 करोड़ मांगने का उनकी आरोप है। तो वो तो समीर वानखेड़े तो बहुत बुरी तरीके से मामले में फंस गए हैं। और इसमें आप शाहरुख खान की तारीफ हम लोगों को करनी चाहिए कि उन्होंने किस धैर्य के साथ में और एक तरह की नैतिक जिद के साथ में कि हम झुकेंगे नहीं, हम रिश्वत देके अपने बेटे को नहीं छुड़ाएंगे, अगर बेटा कुछ दिन तक हवालात में बना रहता है तो कोई बात नहीं। ये शाहरुख खान ने ये उस वक्त स्टैंड लिया था, रवैया अपनाया था, और उसका कुल मिला के लाभ हुआ है सबको। मैं एक चलते चलते एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि वो प्रश्न बहुत उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा है। अब अगला चुनाव मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान यहां पे होना है। उसमें मध्य प्रदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 6.5% है। तो मध्य प्रदेश के एक बाबा जी, नए यंग बाबा जी हैं, 26-27 साल के, कोई बागेश्वर धाम है वहां के, अपने को बाबा कहते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, पर्ची निकालते हैं। वो एक्सपोर्ट किए गए हैं बिहार, और बिहार में उन्होंने धूम मचा दी है। सब बीजेपी के नेता लाइनअप है वहां, ठीक से मनोज तिवारी उनको गाड़ी ड्राइव करके ले जा रहे हैं, उनके गाने भजन गा रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह के बाबा, ये कहीं मुझे हरदम याद आ जाती है आसाराम बापू की और राम रहीम की। और बीजेपी क्यों इस तरह के लोगों के पे निर्भर रहना चाहती है वोट के लिए? देखिए, बागेश्वर के बाबा से भाजपा की दो अपेक्षाएं हैं। एक अपेक्षा तो यह है कि मध्य प्रदेश में वो उनकी नैया पार लगाने में मदद करें, और अब दूसरी नई अपेक्षा ये हो गई है कि उनको बिहार में भी नैया पार लगाएं। उनकी बिहार में और दोनों जगहों पे भाजपा काफी कमजोर विकेट के ऊपर है। मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी है। बहुत मुश्किल है मध्य प्रदेश में भाजपा की दोबारा सरकार बनना पूर्ण बहुमत के साथ में। और बिहार में तो भाजपा के खिलाफ जो गठजोड़ है वो एक आदर्श विपक्षी गठजोड़ है। वैसा गठजोड़ सारे देश में उपलब्ध नहीं है। हर शक्ति जो भाजपा के खिलाफ, जो गैर भाजपाई है, वो एक मंच पर खड़ी हुई है। वो एक बहुत प्रबल सामाजिक गठजोड़ भी है। और हिमाचल प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इनके खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। तो इसमें भाजपा को कुछ ना कुछ एक हिंदू भावनाओं को उभारना होगा, भड़काना होगा। उसको वो कैसे करें, उसका जरिया उन्होंने ये चुना है। और कुल मिला के जो पूरा उनका तौर तरीका, उससे लगता है कि लोकतंत्र नहीं हो रहा, बल्कि लोकतंत्र का एक प्रहसन चल रहा है। लोकतंत्र की एक नौटंकी है, जिसे कहते हैं फार्स जो है ना, वो पूरा का पूरा इनेक्ट किया जा रहा है, पूरा अभिनीत किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि इससे चुनावी नतीजों पर 1% फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, मैं आपके मंच पे कह रहा हूं, इन सब बातों से कुछ नहीं होता है। चुनाव जीते जाते हैं सामाजिक गठजोड़ों से। कर्नाटक में भाजपा क्यों सामाजिक गठजोड़ों से जीते जाते हैं? और जो इनकम्बेंट पार्टी होती है, यानी सत्तारूढ़ दल जो है, वो अपने अच्छे कामों की वजह से दोबारा चुनी जाती है। कर्नाटक में कितना बड़ा सामाजिक गठजोड़ शक्तिशाली भाजपा के खिलाफ खड़ा हुआ था। मोदी जी कितने भी भाषण दे लेते, भाजपा ने जितना पैसा खर्च किया उससे दूना पैसा खर्च कर देती। चुनाव 6 महीने पहले हो जाते, बाद में होते, हर बार को भाजपा को हारना ही था वहां पे। 5 सीटों का फर्क इधर उधर पड़ जाता, लेकिन भाजपा जीत नहीं सकती थी उस चुनाव को। तो असली बात ये होती है, बिहार में एक बहुत शक्तिशाली सामाजिक गठजोड़ इनके खिलाफ खड़ा हुआ है। ये वो सामाजिक गठजोड़ है जो 2015 में भाजपा को धूल चटाई थी, अब उससे भी ज्यादा मजबूत है। ये सामाजिक गठजोड़ 2015 से भी ज्यादा मजबूत है वहां पे। जी, ठीक बात। बिहार में भाजपा विधानसभा का चुनाव हो तो जीत नहीं सकती है, उसकी बड़ी धुलाई होगी वहां पर। इसी तरीके से जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में मेरा मानना यह है कि भाजपा को सरकार विरोधी भावनाओं का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। अब चुनौती कांग्रेस के सामने भी है कि वो उसका कैसे इस्तेमाल करती है। भाजपा के अंदर जो, कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी थी, वो मध्य प्रदेश में माधवराव सिंधिया के निकल जाने के कारण अब कोई ऐसा बड़ा ध्रुव नहीं रह गया है जो कमलनाथ को और दिग्विजय सिंह को कोई विशेष चुनौती वहां पर दे सके। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में अच्छे संबंध हैं, वो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, और कोई ऐसा बड़ा ध्रुव नहीं दिख रहा है कांग्रेस के अंदर जो कि इसको फैक्शनल फाइट कहते हैं, गुटबाजी कहते हैं, उसको एकदम सामने कर दे।
तो इस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस के पास अच्छा मौका है वहां पे मध्य प्रदेश में अच्छा परिणाम निकालने। जी, और मुझे ऐसा लगता है प्रोफेसर साहब कि शायद होगा, देखिए बागेश्वर बाबा से कुछ नहीं होगा। ये पिछले 7-8 महीने में टीवी के जरिए इनको लाके राजनीति के ऊपर थोपा गया है। ये जनता के मनोरंजन का एक स्रोत है और वो बने रहेंगे। हम लोगों का मनोरंजन भी इनसे होगा। जी जी, और मुझे एक और चीज लगती है मध्य प्रदेश में कि शायद दिग्विजय सिंह किसी भी तरह से अपने को चीफ मिनिस्टर पद का दावेदार नहीं मानते, वो उससे बाहर हैं, तो वो भी उसकी वजह से, हाँ, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि कोई खींचतान होने की ऐसी संभावना नहीं दिखती है। जो भी आपको लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अंदर कोई बड़ा गुट है और दूसरा गुट है जो मेरे ख्याल से नहीं, वो तो नहीं है। कमलनाथ ही उस समय ड्राइव कर रहे हैं। और माधवराव जी के चले जाने के उनके उनके बेटे के चले जाने के बाद, हाँ, ज्योतिरादित्य जी के जाने के बाद, ज्योतिरादित्य के चले जाने के बाद में कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है इस वक्त कोई नहीं। और कांग्रेस वहां पे कमर भी कस ली है पिछले संडे से ही। जो उनके 3 ऑब्जर्वर हैं और ये सब लोग हैं, ये वहां जाके बैठ गए हैं ऑलरेडी। मतलब जैसे नया वो एग्जाम खत्म हुआ और अब मध्य प्रदेश में सब लोग जुट गए हैं। इस तरह का भी एक वो हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।